नॉर्मल रोज के कंपैरिजन में क्रीपर रोज का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि क्रीपर रोज में गुच्छों में सैकड़ों की संख्या में फ्लावरिंग होती है। इसलिए यह प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन क्रीपर रोज खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रीपर रोज होता है वो बेल वाला प्लांट होता है और उसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते। आप मेरे पास ये क्रीपर रोज का प्लांट देख रहे हैं, इसमें ये कई सारे बड्स लिए हुए हैं और ये पिंक कलर के खिलेंगे और इनमें कहीं भी कांटे नहीं हैं। आप ये छू करके देखिए, ये बिल्कुल भी आपको कांटे नहीं दिखाई देंगे। और अगर किसी डाल से उसमें कांटे निकले हुए हैं तो समझ जाइए कि वो डाल क्रीपर रोज़ की नहीं है। वहीं दूसरी बात ये सबको पता होनी चाहिए कि रोज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया इन दोनों ही जगह पे इंग्लिश रोज़ और क्रीपर रोज़ नेचुरली नहीं उगते। ये दोनों ही ठंडे इलाकों के प्लांट हैं। तो ऐसे में यह प्लांट हमारे यहाँ सर्वाइव कर सकें तो ऐसे में इन दोनों ही प्लांट को जंगली या फिर देसी रोज़ पे ग्राफ्ट किया जाता है। तो जैसा कि आप मेरे क्रीपर प्लांट में देख रहे हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है ये जंगली गुलाब का हिस्सा है और इसी के ऊपर ये क्रीपर रोज़ की डाल को ग्राफ्ट किया गया है। तो यहाँ से आप ये सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है। तो ऐसे में यहाँ से या फिर नीचे की तरफ से कोई ऐसी डाल निकलती है जिसमें कांटे हों, वैसे नीचे जो भी डाल निकलेगी वो जंगली गुलाब का ही हिस्सा होगा। ऊपर से अगर कोई डाल निकलती है जिसमें कांटे हों तो आप उसे काट दीजिए, वरना ये प्लांट अपना सारा पोषक उसी डाल को देगा और जो ये ग्राफ्टेड वाला पोर्शन है क्रीपर रोज वाला, इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। आप ये नीचे की तरफ दूसरा प्लांट देख सकते हैं, ये भी क्रीपर रोज का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हुई थी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से इस प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ से इस प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है, लेकिन ग्राफ्टेड पोर्शन से ही ये डाल और ये ऊपर की जो डाल निकली है इनमें कांटे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कांटे। तो ये 100% जो जंगली गुलाब का पार्ट है और अगर मैं इस हिस्से को नहीं काटूंगा तो इस प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। मेरे पास क्रीपर रोज कई सालों से था और उसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी ग्राफ्टेड रोज़, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो चाहे क्रीपर रोज़ हो, अगर आप उस प्लांट को 3 साल या फिर उससे ज़्यादा लगाते हैं तो वो अपनी क्षमता खो देगा, उसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो आपको ऐसे प्लांट में फिर हर 3 साल में फिर से ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि रोज़ का प्लांट कई डिकेड्स तक नहीं चलने वाला है। तो अगर आप प्लांट्स का कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप रोज़ प्लांट का बिल्कुल ना बनाइए, क्योंकि यह प्लांट 3-4 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे। हाँ, अगर आपको इस प्लांट को लंबे समय तक अपने घर में रखना है तो आप इस प्लांट की ग्राफ्टिंग करते रह सकते हैं। जो रोज़ का प्लांट है वो ठंडियों में फ्लावरिंग करता है और इसका जो ग्रोथ सीजन है वो ठंडी ही है। वहीं गर्मियों में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। तो आप इस प्लांट को कभी भी गर्मियों में खरीद करके ना लाएं, क्योंकि हो सकता है कि उस समय यह प्लांट आपके घर में ना चले। मेरे पास क्रीपर रोज के कुछ पुराने प्लांट थे और उसमें 3 साल तक बहुत ही हैवी फ्लावरिंग हुई। तो मैं उसी सेम नर्सरी से पिछले साल और उसके भी पिछले साल 2 क्रीपर रोज के प्लांट और खरीद के लाया, उसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इस प्लांट को खरीदें तो उसमें पहले से ही फ्लावरिंग होती रहे, वरना नर्सरी वाले आपको गलत प्लांट बेच देंगे। वहीं 5वीं बात भी इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप रोज़ प्लांट घर पे खरीद करके लाएं तो आप चेक कर लें कि उसमें कोई चिकनी या फिर रेड मिट्टी में तो वो प्लांट नहीं लगा हुआ है। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये सभी रेड मिट्टी में लगा हुआ है, ये भी और ये भी। तो ये रेड मिट्टी में ये प्लांट बहुत ही लंबे समय तक नहीं चलने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल मिट्टी है वो इस तरह की रेड मिट्टी नहीं होती, ये जनरली पुणे की मिट्टी है। और वहीं चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें भी प्लांट बहुत ही लंबे समय तक नहीं चलते। तो जब गर्मियों का सीजन आएगा तब ये मिट्टी बहुत ठोस हो जाएगी और ये प्लांट मर जाएगा। तो ऐसे में आप इस प्लांट को रिपोर्ट जरूर कर दें। वहीं प्लांट को नर्सरी से खरीद करके लाने के बाद आपको तुरंत उसे रिपोर्ट नहीं करना है, उस प्लांट को अपने बाकी प्लांट्स के साथ में रख देना है ताकि वो प्लांट आपके घर के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए। आप तुरंत उस प्लांट को अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो प्लांट शॉक में चला जाएगा और मर जाएगा। वहीं यह बात सभी लोग जानते हैं कि जो रोज़ के प्लांट होते हैं उन्हें चाय पत्ती या फिर पत्तियों की खाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो आप ये देख रहे हैं मैं चाय पत्ती कलेक्ट किया हूँ और इसके साथ ये मेरे पास उपले भी हैं। तो आप कभी भी भूल करके ये इस तरीके से डायरेक्ट चाय पत्ती को उसके पॉटिंग मिक्स में ना डाल दें, क्योंकि ये चाय पत्ती अभी एक तो पूरी तरीके से ये सूखी नहीं है, आप ये देख रहे हैं ये गिली हुई है, और ये भी उपला अभी डिकम्पोज तो हुआ नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स में डाल देंगे तो ये अंदर जा करके डिकम्पोज होंगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और उसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो ऐसे में जो प्लांट की रूट हैं वो गल जाएंगी और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप जब भी
उसमें खाद डालें तो आप सड़े हुए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। वैसे आप चाहते हैं कि चाय पत्ती या फिर ये गोबर के उपलों का इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ही आसान होता है। आप चाय पत्ती को धो करके पूरी तरीके से सुखा लें और उसके बाद एक किसी बोरे में करके रख दें, तो कुछ दिनों बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से उपलों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप पानी में भिगो लीजिए और फिर 2-3 दिन बाद निकाल करके इसे पूरी तरीके से तोड़ करके आप किसी बोरी में रख दीजिए। महीने भर बाद ये भी खाद में बदल जाएगी और आप उस पानी को फेंकिएगा नहीं, वो भी खाद होती है, तो आप उसे डाइल्यूट करके सीधे पेड़ों में डाल सकते हैं। तो रोज़ के प्लांट को रिपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये आप ये देख रहे हैं, मेरे पास ये राइस हस्क है। इससे जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी और उसमें ड्रेनेज बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके साथ में मैं ये गोबर की खाद लिया हुआ हूँ। तो अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट मिला सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। उसके अलावा आप ये मेरे पास गार्डन सॉइल देख रहे हैं, तो इसमें रेत पहले से मिली हुई है। अगर आप नया कोई सॉइल लेकर के आते हैं तो उसमें थोड़ी रेत मिला दें, तो उससे भी ड्रेनेज अच्छा रहता है और मिट्टी जो है वो टाइट नहीं होती। तो मैं इसे इसमें मिला देता हूँ। मैं तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला रहा हूँ। तो इसका जो रेशियो है और यही चीज़ मिलाना है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, ये आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो आपके घर में किस टाइप की जो पॉटिंग मिक्स है वो अच्छे चलती है, तो वो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। तो ये मैं मिला दिया। तो आप ये देख रहे हैं बहुत ही भुरभुरी है। हाँ, आपके एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी जो भी प्लांट लेकर के आते हैं उसके ग्रोथ सीजन में ही उस प्लांट को रिपोर्ट करें। तो रोज़ का जो ग्रोथ सीजन है वो विंटर है, तो आप उस प्लांट को विंटर में ही रिपोर्ट करें। मेरा जो पुराना क्रीपर प्लांट था मैंने उसे अप्रैल लास्ट में रिपोर्ट कर दिया था, तो वो प्लांट शॉक में चला गया और वो फिर बच नहीं पाया। तो आप जब भी ये काम करें तो ये विंटर में करें। रोज़ के प्लांट को कभी भी आप गर्मियों में रिपोर्ट ना करें। वहीं अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी है या फिर जो आप देसी गुलाब हैं उसकी कटिंग लगानी है तो वो काम भी आप विंटर में ही करें, क्योंकि जो रोज़ का प्लांट है वो किसी और मौसम में नहीं लगता है। और इस समय लास्ट दिसंबर का महीना है और इन कटिंग्स को आप ये देख रहे हैं, ये सभी देसी गुलाब की कटिंग है और इन सब को मैं 10 दिन पहले ही लगाया था। और इन सब में ये देखिए, ये छोटे छोटे, ये देखिए ये शूट्स आ गए हैं। तो ये जितनी भी कटिंग है ये सारी लग गई हैं। हालांकि मैं इस कटिंग को अभी कम से कम 1 महीने तक डिस्टर्ब नहीं करूँगा और इन्हें छाँव में ही रखूँगा। उसके बाद मैं इन्हें धूप में शिफ्ट कर दूँगा। तो रोज़ प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले आप सबसे पहले उसकी मिट्टी चेक कर लें। तो ये देखिए ये हल्की गीली है, तो ऐसी मिट्टी रिपोर्ट करते समय आसानी से इससे जो प्लांट है वो निकल आएगा। वहीं अगर ये पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है तब आप इसमें पानी दे दें और 1 दिन का वेट कर लें, तो उसके बाद ही इस प्लांट को रिपोर्ट करें। तो मैं इसे निकालता हूँ। ये कुछ मैं इस तरीके से निकाल दिया। अब मैं सारी की सारी मिट्टी इसकी निकालूंगा और कोशिश करूंगा जो इसके रूट हैं वो कम से कम डैमेज हों। जो पहले से ही टूट गया है इसे मैं जोड़ दूंगा। तो ये देखिए बस इतना सफिशिएंट है। इसके बाद मैं इसमें ये डाल देता हूँ इसका जो पॉटिंग मिक्सचर में बनाया हूँ। आप ये देख रहे हैं ये कितना भुरभुरा और सॉफ्ट हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं रख दिया। ये देखिए ये हल्का टूट गया है, तो ये भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसे नॉर्मल टेप से ही ये कुछ इस तरीके से जोड़ देता हूँ ताकि ये हिले नहीं। तो जब ये हिलेगा नहीं तो ये कुछ ही दिनों में ये फिर से ये जुड़ जाएगा। तो प्लांट्स के साथ में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनका जो हीलिंग फैक्टर होता है बहुत तेज़ होता है। तो जैसे ये प्लास्टर लगाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये सपोर्ट दे देता हूँ। अब ये हिलेगा नहीं तो ये ऑटोमेटिक आपस में चिपक जाएगा। अब मैं इसमें पानी दे दूँगा। उसी तरीके से मैं इस प्लांट को भी निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये भी निकल गया। देख रहे हैं ये सारी की सारी रेड कलर की ये सॉइल है और ये बहुत ही जल्दी सॉलिड हो जाती है, तो इसलिए इसको निकालना पूरी तरीके से बदलना ज़रूरी होता है। यहीं अगर ये नॉर्मल
सॉइल होती, जो हमारे एरिया में सॉइल पाई जाती है, तब मैं इसके रूट को डिस्टर्ब नहीं करता और मिट्टी सही थी जो दूसरा पॉटिंग मिक्स या फिर दूसरा गमला है उसी में लगा देता। वहीं मैं दूसरा प्लांट जो है उसे भी लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं रहता, वो मैं थोड़ा सा बस सेट कर रहा था। तो ये देखिए, बस सिंपली इस तरीके से रख दिया। इसके बाद प्लांट को कम से कम 10 दिन तक धूप में नहीं ले जाऊंगा मैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से मैं सॉइल इसका जो चेंज किया हूँ। यही काम अगर आप गर्मियों में करेंगे तो प्लांट श्योर मर जाएगा, तो इसलिए ये काम आप विंटर में ही करें। ये लग गया। अब इन दोनों में मैं पानी दे करके इन्हें छांव में लगभग 10 दिन के लिए छोड़ देता हूँ। तो अब इस प्लांट की बेसिक केयर की बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो जो रोज़ के प्लांट होते हैं वो फुल सनलाइट के प्लांट होते हैं, यानी कि आप इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इस पे सन की डायरेक्ट धूप पड़े। वहीं हमारे यहाँ मई जून में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और उस समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो कैक्टस और सकुलेंट जैसे पौधे होते हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट के लिए ही बने होते हैं, उन प्लांट को भी दिक्कत हो जाती है, उनमें से बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं। तो आप उस समय इन प्लांट को आप पार्शियल शेड में रखें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। और अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप इस प्लांट को किसी ऐसी दीवार के सहारे पर लगा दीजिए जहाँ पे इस पे सिर्फ और सिर्फ आधे दिन की धूप पड़े, पूरे दिन की धूप इस प्लांट पे ना पड़े। तो ऐसे में ये प्लांट चल जाते हैं। हालांकि मेरे जो प्लांट लगे हुए थे इसके पहले क्रीपर रोज के प्लांट, वो फुल सनलाइट में ही थे, लेकिन वो प्लांट पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे और वो प्लांट काफ़ी बड़े भी थे। तो ऐसे में अगर प्लांट कोई भी आपके घर के इन्वायरमेंट में सेटल हो गया है तब तो वो प्लांट चल जाएगा, वरना आप बिल्कुल रिस्क न लीजिएगा। आप मई जून में इन प्लांट को थोड़ा शेड प्रोवाइड कर दीजिएगा। इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो जब भी इस प्लांट की सॉइल पूरी तरीके से आपको सूखी हुई मिले तभी आप इसमें पानी दें। इस प्लांट में ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग बहुत ही ज़्यादा ना करें। अब इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट में आप साल में 2 बार, एक बार स्प्रिंग और ऑटम में आप कोई भी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें तो इस प्लांट के लिए सफिशिएंट रहता है। वैसे आपको रोज प्लांट या फिर कोई भी विंटर प्लांट जिसमें आपको बहुत ही सारा फ्लावरिंग चाहिए तो आप उसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, तो उसे भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप सरसों की खली को भिगो दें और 2-3 दिन बाद जो भी लिक्विड है उसमें आप ढेर सारा पानी ऐड करके उसे डाइल्यूट करके आप सीधे प्लांट्स में दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेस न्यूट्रिएंट होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ही ज़रूरी होते हैं और उनसे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए आप इस फर्टिलाइजर को किसी भी प्लांट में गर्मियों में नहीं दे सकते। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।